हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। चलिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, इनके ऊपर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अल्कोहल कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन शो करते हैं और क्यों शो करता है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमारा जो अल्कोहल होता है डेट इज़ ROH, यही है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के क्लीवेज होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप का क्लीवेज होता है, फर्स्ट टाइप क्लीवेज इज क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, यानी कि OH बॉन्ड का पहला टाइप में क्लीवेज होगा, सही है। फर्स्ट टाइप का क्लीवेज आपका OH का हो गया। और दूसरा तरह का जो क्लीवेज होता है, सेकंड टाइप का जो क्लीवेज होता है वो हमारा होगा ROH का क्लीवेज, यानी ROH का क्लीवेज होता है। तो यहाँ पे R अलग हो गया, OH अलग हो गया, यहाँ पे OH से H अलग हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के क्लीवेज निकल कर आए, एक हमारा OH का क्लीवेज हो गया और एक हमारा RO का क्लीवेज हो गया, है ना। तो इन दोनों तरह के रिएक्शंस हमारे अल्कोहल शो कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ROH का क्लीवेज होता है तो कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब आप अल्कोहल को किसी मेटल के साथ, जैसे अल्कली मेटल हम ले रहे हैं यहाँ पे, मान लो अल्कली मेटल के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया, तो देखो एक्चुअली मेटल क्या होता है, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये एक्चुअली एसिड का काम करेगा और यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीव हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ROH एक्ट एज एन एसिड, सही है। दूसरी तरफ मान लीजिए कि अगर हमने ROH का रिएक्शन कराया, ठीक है, हमने रिएक्शन कराया NaOH के साथ। ठीक है, तो देखिए जब NaOH के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे बेस और ये हो जाएगा यहाँ पे एसिड, सही है। तो जब एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो हमारा यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, RONA, साथ में यहाँ पे हमें दे देगा वाटर। तो देखिए जब OH बॉन्ड क्लीव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल का एसिडिक नेचर शो होता है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन से अल्कोहल का एसिडिटी हमें दिख रहा है कि एसिडिटी क्या है अल्कोहल का। चूँकि आपको पता है कि एसिड वह सब्सटेंस होता है जो H+ आयन को क्लीव करता है या H+ आयन को फर्निश करता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रहना चाहिए। दूसरा देखिए, मान लीजिए कि जब हमने क्या किया, हमने फिनॉल ले लिया। सपोज करो हमने यहाँ पे फिनॉल ले लिया, इसका सिंपली रिएक्शन हमने सोडियम के साथ कराया। तो एज इट इज़ जो हमने इसके पहले देखा था, यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज़ योर सोडियम फेनॉक्साइड। तो ये भी हमारा सॉल्ट है। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्ट हुआ। इसी तरह से अगर सोडियम के जगह पे बेस ले लीजिएगा, NaOH ले लीजिएगा, तो यहाँ पे फिर आपका जो कंपाउंड बनेगा वहाँ भी सॉल्ट हमें फॉर्म करेगा, सॉल्ट बन जाएगा और साथ में आपको यहाँ पे क्या देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। सिंपली NaOH के साथ हमें वाटर मिल जाता है। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना है और बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने देखा कि मेटल के साथ हमने जो रिएक्शन कराया वहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो रहा था, सही है। अब देखिए तो अल्कोहल यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है, अल्कोहल एक्ट एज एन एसिड। तो देखिए हमें पता है कि एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक नेचर जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो सब्सटेंस एसिड होता है वह H+ आयन को फर्निश करेगा, H+ आयन को रिलीज करेगा। ठीक है, कहाँ पे, तो इन एक्वस सॉल्यूशन। पहली चीज़ हम ये जान रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को फर्निश करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि H+ आयन का ये डोनर भी होगा, H+ आयन डोनर भी होगा। तो जो भी एसिड होता है बेसिकली हम देखते हैं कि H+ आयन को वो रिलीज़ कर रहा है या H+ आयन को वो डोनेट कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी लोन पेयर का एक्सेप्टर हो, कोई भी सब्सटेंस अगर लोन पेयर का एक्सेप्टर हो तो यहाँ भी हम इसको एसिड कहते हैं। यानी लुईस के हिसाब से, लुईस ने बताया था कि जो भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो हमारा एसिड होता है, लुईस एसिड होता है, और जो लोन पेयर को डोनेट करेगा वो हमारा लुईस बेस होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब जैसे देखिए अल्कोहल है मान लीजिए, ठीक है, तो अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल H+ को फायर करेगा और यहाँ पे RO- बनाएगा। ठीक है,
H+ को इसने क्या किया, फायर किया, और जैसे ही इसने H+ को फायर किया, यहाँ पे हमारे पास एक एल्कोक्साइड आयन बना, एल्कोक्साइड आयन बना। ठीक है, अब देखिए इसका हम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो हमारा K1 हो गया। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि K1 निकालने के लिए हम यहाँ लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RO माइनस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल दैट इज रिएक्टेंट। सही है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा K1 का वैल्यू बढ़ेगा। H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो RO माइनस का भी यहाँ पे ध्यान दे समझिएगा, जितना ज़्यादा यहाँ से H+ निकलेगा उतना ही ज़्यादा RO माइनस भी फॉर्म करेगा। तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, K1 बढ़ेगा, K1 बढ़ेगा, अगर K1 बढ़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। दूसरी चीज़ कि ये हमारा एसिड हुआ, अल्कोहल हमारा एसिड है, और ये क्या है, दिस इज योर कॉन्जुगेट बेस। सही है, तो अब हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कैन बी determined by स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर। अब देखिए स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को, उसे समझने का कोशिश हम लोग करते हैं। तो देखिए जितना ज़्यादा हमारा कॉन्जुगेट बेस, देखो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस जैसे RO माइनस है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारा ये जो कॉन्जुगेट बेस है उतना ज़्यादा हमारा स्टेबल होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें चाहिए क्या, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो जब अल्काइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है लगा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करता है, जिससे कि नेगेटिव चार्ज आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है तो नेगेटिव चार्ज हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब कहने का हुआ कि नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं चाहता है कि उसके ऊपर माइनस चार्ज हो या कोई भी चार्ज हो। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहता है कि उसके ऊपर माइनस हो, लेकिन चार्जेस कोई भी नहीं चाहता है। ठीक है, चार्ज नहीं है वो बहुत अच्छा है, चार्ज अगर आ गया तो उसको अनस्टेबल करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अब मान लो कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो नेगेटिव चार्ज तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये एक वीक बेस का भी काम करेगा, एक वीक बेस का भी काम करेगा। बेस क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी यहाँ पे कम हो गई। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी कम हो जाती है तो फिर वो आपका एक वीक बेस बन जाता है, मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा तो ये वीक बेस होगा। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि देखिए जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, देखिए अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब देखिए अब हमारा एसिड कैसा होगा, एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अब देखिए अब बेस कैसा होगा, यानी जो हमारा कॉन्जुगेट बेस का जो स्ट्रेंथ होगा, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस का जो बेसिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा कॉन्जुगेट बेस उतना ही हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रांग होगा और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगने से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है कब, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है। दूसरी चीज़, हमारे पास RO माइनस है और यहाँ पे हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हियर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज बिकम अनस्टेबल। क्यों, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा यहाँ पे, बिकम अनस्टेबल। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका अनस्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ऑक्सीजन पे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी
रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब अनस्टेबिलिटी अगर बढ़ गया तो सोचो क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिक्रीज करेगा, मतलब स्टेबिलिटी कम होगा, यानी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा होगा? तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे वीक हो जाएगा, सही है ना। और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कैसा होगा, यानी लिखेंगे यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा, और जब अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा तो ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकता है, ईजिली दे सकता है, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना ही ज़्यादा ये रिएक्टिव भी होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, रिएक्टिविटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। रिएक्टिविटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस उतना ही यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2 CH, और यहां पे हमने Cl लगा दिया, और यहां पे हमने लगा दिया CH2OH, सही है। दूसरी चीज CH3 CH2 CH, और नीचे में हमारे पास एक CH3 आ गया, और यहाँ पे CH2OH आ गया, सही है। अब देखिए, अब क्या है कि अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो हमारा जो ये अल्कोहल है उसमें काउंटिंग जो पेरेंट चेन का होगा यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, सेम यहाँ पे भी आपका काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4, यानी कि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है। अब देखो, मिथाइल का काम है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और क्लोरीन का काम है इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने का, ठीक है। तो ऑब्वियस से बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें रिलीजिंग है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा हमारा, एसिडिक स्ट्रेंथ ये फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकंड। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो हमारा पेरेंट चेन है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए ये हमारा पेरेंट चेन हुआ, ये भी हमारा पेरेंट चेन हुआ, और ये भी हमारा पेरेंट चेन हुआ। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है दिस इज क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। तो क्लोरीन फर्स्ट वाले में सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड वाले में थर्ड पोजीशन पे है, और थर्ड वाले में फोर्थ पोजीशन पे है, सही है। तो फोर्थ पे क्लोरीन है। तो देखिए, जितना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नजदीक होगा उतना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का पावर ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, आई इफेक्ट जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए, जितना ही आपका कम होगा इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे नजदीक में है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ in case of substituted phenol। तो देखिए, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे फिनॉल लगा हुआ है, आपके पास यहाँ पे फिनॉल है, OH फिनॉल हो गया, और हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया मिथाइल। दूसरी चीज हमने मान लो यहाँ पे हमने OH लिया, हमने यहाँ पे लगा दिया NO2। तीसरा हमने यहाँ पे लिया, तीसरे में हमने क्या किया, सिर्फ OH रखा। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये बताओ कि इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, सही है। तो हमने बोला था कि अगर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और इस केस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इस केस में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और फिनॉल आपका इंटरमीडिएट है, आपका बीच में है। तो 1 2 एंड 3। तो देखिए, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा सबसे पहले हमारा 2, क्यों, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है।
फिर हमारा हो जाएगा थर्ड। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं है, और इस वाले में रिलीजिंग ग्रुप है यानी कि फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। इज इट क्लियर? चलिए, तो आप सब 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिफ्रेश कीजिए अपने दिमाग में। ऑफ नाइट्रोफेनॉल्स, नाइट्रोफेनॉल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस नाइट्रोफेनॉल को हम लोग अभी आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये बेंजीन है और हमने यहाँ पे OH लिया और यहाँ पे हमने लगा दिया NO2 ऑर्थो पोजीशन पे। दूसरा देखिए, दूसरा पे हमने यहाँ पे OH लिया और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे हमने NO2 लगा दिया, और तीसरे वाले में हमने OH लिया और हमने यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में विच वन इज मोस्ट एसिडिक एंड विच वन इज लीस्ट एसिडिक। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि NO2 काम क्या करता है। NO2 काम करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, तीनों में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किस फॉर्म में करेगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये -m के फॉर्म में भी कर सकता है और -I के फॉर्म में भी कर सकता है। -I मतलब सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, और -m जो है वो रेजोनेंस के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। लेकिन एज वी नो डैट -m इज मोर पावरफुल देन -I, सो द नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज ड्यू टू ओनली -m इफेक्ट। तो ये डोमिनेटिंग होगा आपका। सेम यहाँ पे देखिए, ऑर्थो पोजीशन पे ये केस था हमारा, ये ऑर्थो पोजीशन का केस था, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन का। दूसरा देखिए, दूसरे में भी सेम चीज है, लेकिन याद रखेंगे कि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस काम नहीं करता, यहाँ पे -I काम करता है, और पैरा पोजीशन पे -m काम करता है, जिसका पावर -I से ज्यादा होता है। तो देखो, फर्स्ट वाले ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे हमारा -m डोमिनेट किया, और ये मेटा वाले पे -I डोमिनेट किया, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो और पैरा वाले का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेटा, क्योंकि -m ज्यादा पावरफुल होता है। सही है। तो अब देखिए, होता क्या है कि हम यहाँ समझते हैं कि जो आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, दोनों में NO2 एक पे ऑर्थो एक पे पैरा पे लगा हुआ है। तो रेजोनेंस इफेक्ट ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता कि NO2 किस पोजीशन पे है, OH से नजदीक है या OH से दूर है, जैसे यहाँ पे OH से दूर है। तो रेजोनेंस में ये डिस्टेंस का कोई बात नहीं किया गया है, ठीक है। रेजोनेंस में हम डिस्टेंस नहीं लेते हैं, सिर्फ इंडक्टिव में डिस्टेंस लेते हैं। तो रेजोनेंस तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो रेजोनेंस के बेस पे देखें तो दोनों में NO2 लगा हुआ है, दोनों में कॉमन रेजोनेंस है, सही है। लेकिन अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जब रेजोनेंस कॉमन हो जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट हम चेक करते हैं। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, NO2 वाले केस में आपका ज्यादा है क्योंकि ये नजदीक है, ठीक है। तो अगर ये नजदीक होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए तो सबसे ज्यादा 1 का होगा, फिर थर्ड का होगा, और फिर सेकंड का होगा, ठीक है। लेकिन ये आपका इनकरेक्ट ऑर्डर है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है यहाँ पे, दिस इज इनकरेक्ट ऑर्डर। और ऐसा क्यों होता है उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने से क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है। ध्यान रखिएगा, इस वाले हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है। तो ये यहाँ से निकलना ही नहीं चाहता है, इजिली नहीं निकलना चाहता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे एकदम ही नहीं निकलना चाहेगा, और वो निकलेगा ही नहीं, इसका मतलब मेटा से भी कम एसिडिक होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेटा से ये ज्यादा एसिडिक होगा, सही है। लेकिन जो पैरा वाला है उससे थोड़ा सा कम एसिडिक होता है, क्योंकि आपको मैंने बोला कि यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन थोड़ा सा इनर्ट हो जाता है। इसलिए ये जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा, पैरा वाले का ज्यादा होगा, यानी कि थर्ड वाले का फर्स्ट से ज्यादा होगा और फर्स्ट वाले का सेकंड से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का जो करेक्ट ऑर्डर है वो ये है हमारा, दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर। क्योंकि ड्यू टू, अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन पूछे ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। एक एग्जांपल और देखिए यहाँ पे। अब इन दो क्वेश्चन को हम लोग अभी देख रहे हैं। देखिए,
सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें OH है और उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे यानी ऑर्थो पोजीशन पे OCH3, और आपको पता है कि OCH3 में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है थ्रू रेजोनेंस, यानी कि +m इफेक्ट यहाँ शो कर सकता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा ना, तो ऑक्सीजन के थ्रू ये -I भी शो कर सकता है, लेकिन +m इज मोर डोमिनेटिंग देन -I, सही है। तो +m ओवरऑल इफेक्ट यहाँ पे +m का होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोन पेयर है लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ -I से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +m आपका शो होगा, और ये -I से ज्यादा पावरफुल होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है उसके वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे -I वाला पावर है ना, तो -I वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा सेकंड वाले का होगा। अब चलिए, फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा कि थर्ड वाले का ज्यादा होगा, ये देखना है। तो देखिए, दोनों में +m काम कर रहा है, सही है ना, लेकिन -I का पावर आपके पहले वाले में ज्यादा है क्योंकि ये नजदीक है ऑक्सीजन, है ना। तो फर्स्ट लिखेंगे फिर लिखेंगे थर्ड, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, अब यहाँ पे OH है, उसके पैरा पोजीशन पे NO2, आपको पता है कि NO2 काम करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, सही है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। OCH3 काम करेगा यहाँ पे, चूंकि लोन पेयर है तो ये काम करेगा +m इफेक्ट का, CN -m इफेक्ट का काम करेगा, और CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है ना, खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा -m का पावर जो होएगा वो NO2 का होता है, फिर CN का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ जो हम लिखेंगे वो सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट वाले का होगा, फिर थर्ड वाले का होगा। ये देखो, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। तो फर्स्ट थर्ड, ठीक है, फर्स्ट के बाद थर्ड। अब देखिए, ये +m शो कर रहा है और ये शो कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको पता है +m इज मोर डोमिनेटिंग देन हाइपर कॉन्जुगेशन, ज्यादा पावरफुली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उसका बहुत कम हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्थ वाले का, और सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा सेकंड वाले का, ठीक है। तो आई होप बच्चों की ये सब आपको समझ में आ गया होगा, और इसके ऊपर आप और क्वेश्चंस करिए, जहां भी क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन को कीजिए। कोई भी डाउट आए आप डायरेक्टली हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम लोग कंटिन्यू अभी लेकर आ रहे हैं आपके तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।